नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कर। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। चारधाम यात्रा की तैयारियों पर मुख्य सचिव की बड़ी बैठक। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को दिए सख्त निर्देश। चारधाम यात्रा से पहले ट्रैफिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर फोकस किया जाएगा। तो जाम से निपटने के लिए होल्डिंग एरिया बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। 60 से ज्यादा श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य जांच अनिवार्य कर दी गई है। स्लाइडिंग जोन चिन्हित कर पहले से ही तैनात हो मशीनें, ये भी निर्देश दिए गए हैं। तो यात्रा मार्गों पर साइंस और पब्लिक सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो हेली सेवा और रेस्क्यू सिस्टम को भी मजबूत करने पर जोर दिया गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्य सचिव ने बैठक कर सभी को दिशा निर्देश भी दिए हैं और चारधाम यात्रा को लेकर उन्होंने सभी से ये अपील भी की है कि सुरक्षित चारधाम यात्रा करें। तो स्लाइडिंग जोन चिन्हित करने से पहले मशीनें भी तैनात की जाए, इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं। यात्रा मार्गों पर जो साइन है वो भी दर्शाए जाएं। पब्लिक के लिए सुविधाएं ज़्यादा से ज़्यादा मुहैया कराई जाए। हेली सेवा और रेस्क्यू सिस्टम को मजबूत करने पर भी इस दौरान जोर दिया गया है। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। योगेश, चारधाम को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं? हाल फिलहाल में बैठक भी की गई मुख्य सचिव की ओर से। देखिए विशाल, चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर सचिव आनंद वर्धन ने बैठक की है और देहरादून सचिवालय में इस बैठक में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे, जिनको सख्त निर्देश जो है उनकी ओर से दिए गए हैं। चारधाम यात्रा से पहले ट्रैफिक की बात हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था की बात हो, सुरक्षा पर फोकस की बात हो, उसको लेकर के पूरे निर्देश उनकी ओर से दिए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जाम से निपटने के लिए होल्डिंग एरिया बनाने की जो है निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे एरिया जो है चिन्हित किए जाए और इसके अलावा जिस तरह से निर्देशों का क्रम उनका जाएगा, अन्य विभाग को उन्होंने निर्देश दिए 60 वर्ष से अधिक श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य जांच अनिवार्य किया जाएगी। जो स्लाइडिंग जोन है उनको चिन्हित करने के साथ साथ वहां पर मशीनें तैनात करने के निर्देश दिए हैं। यात्रा मार्गों पर साइंस और पब्लिक सुविधाएं बढ़ाने के लिए जो है निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा हेली सेवा और रेस्क्यू सिस्टम को भी मजबूत करने के लिए कहा गया है। सीधे अगर तौर पर देखें तो चारधाम यात्रा क्योंकि महत्वपूर्ण है, 19 अप्रैल से शुरू हो रही है और ऐसे में इसको यात्रा को देखते हुए बिजली, पानी और गैस की निर्बाध आपूर्ति को सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए, क्योंकि जिस तरह के हालात गैस आपूर्ति को लेकर चल रहे थे उसमें जो है कहीं ना कहीं उन्होंने निर्देश दिए हैं कि चारधाम के दौरान जो होटल व्यवसायी हैं या अन्य जहां पर भी इस तरह की आपूर्ति होनी है वहां पर आपूर्ति जो है सुनिश्चित की जाए। यात्रियों को SMS और व्हाट्सएप पर जो है हर अपडेट जो है वो मिलती रही विभागों के माध्यम से। जी योगेश, ऐसे में क्योंकि एक बड़ी चुनौती गैस भी है और आने वाले समय में क्योंकि जिस तरह मौसम जो है बदलाव ले रहा है, उसको लेकर के क्या कुछ दिशा निर्देश है? किस तरह से एक्टिव अधिकारी जो हैं वो नजर आएंगे? इन जिलों के जो DM हैं वो किस तरह से एक्टिव नजर आएंगे? देखिए इस जो बैठक है इसमें जिस तरह से विभाग के अधिकारी जुड़े और जो है VC के माध्यम से जो है जो जिलाधिकारी हैं वो भी जुड़े थे, उनको जो है सख्त निर्देश दिए गए हैं अपने जिलों में ये जरूर, क्योंकि जिस तरह स्लाइडिंग जोन के लिए कहा गया है कि वहाँ पर कहाँ जिस जिले में स्लाइडिंग होती है वहाँ पर जो है तमाम चीज़ों को चिन्हित करना है, वहाँ पर मशीनें तैनात करनी है और इसके साथ साथ वहाँ पर जो है रेस्क्यू टीम है वो भी वहाँ पर रहेगी। तो जिस तरह से मौसम बदल रहा है उसके लिए भी तमाम तैयारी की जा रही है। इसके अलावा जिस तरह से गैस की बात सामने आ रही है उसको लेकर के अगर देखा जाए तो हाल में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है अधिकारियों ने IOCL के उन्होंने दावा किया है कि पूरी तरह से जो आपूर्ति है उसको सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए अलावा 5% का कोटा जो है वो भी मांगा गया है केंद्र से। अगर वो मिलता है तो कोई परेशानी रहने वाली नहीं है। जो पैनिक स्थिति थी उसकी भी स्थिति में बदलाव देखने को मिल रहा है, यानी कि सामान्य स्थिति उनकी ओर से कहा जा रहा है। देखना होगा कि इस स्थिति को लेकर जिस तरह से मुख्य सचिव ने भी निर्देश दिए हैं तो उसके बाद किस तरह की प्लानिंग जो है उनकी ओर से की जाती है। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर करूँ करेंगे। 11 अप्रैल से शुरू होगी केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा की बुकिंग। पहले चरण में 22 अप्रैल से 23 जून तक की यात्रा के लिए टिकट होंगे बुक। तो IRCTC की वेबसाइट पर ही टिकट बुक हो सकेंगे। गुप्तकाशी, फाटा, सिरसी से केदारनाथ के लिए हेली शटल सेवा भी संचालित की जाएगी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पहले चरण में 22 अप्रैल से 23 जून तक की यात्रा के लिए टिकट बुक कराए जाएंगे और ऐसे में यात्री जो हैं वो अपनी जो टिकट है हेली की वो 11 तारीख के बाद से बुक कर सकते हैं। फाटा, सिरसी से केदारनाथ के लिए हेली शटल सेवा संचालित की जाएंगी।
चारधाम यात्रा को सुगम और सुव्यवस्थित बनाने के लिए जिला प्रशासन की तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं जिलाधिकारी के निर्देश पर नगर निगम ने विशेष अतिक्रमण के खिलाफ अभियान भी चलाया है और शहर में कई अवैध कब्जों पर इस दौरान बुलडोजर भी चलाया है। इस अभियान के दौरान नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम मौजूद रही। साथ ही प्रशासन ने सख्त निर्देश और संदेश भी दिया है कि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने का अभियान लगातार जारी रहेगा। हरिद्वार में हुए सड़क दुर्घटना के बाद लोगों का आक्रोश भड़क गया है। गुस्साई भीड़ ने चंडी घाट क्षेत्र में जाम लगा दिया, जिससे आमजन को भारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। इस दौरान भीड़ ने जमकर हंगामा किया और पुलिस कर्मियों के साथ अभद्रता भी की है। साथ ही चौकी में तोड़फोड़ और राजकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। घटना के बाद कानून व्यवस्था बिगड़ने पर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। श्यामपुर थाने में 10 नामजद और 50 से 60 अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। तो हरिद्वार में चौकी में तोड़फोड़ करने पर मुकदमा दर्ज किया गया है और ये बताया जा रहा है कि पुलिस ने मामले में अब कार्रवाई भी की है। 50 से 60 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और हिरासत में इस दौरान 5 लोगों को भी लिया गया है। तो तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि किस तरह से जो है वो तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई। हालांकि पुलिस ने सख्ती दिखाई और ऐसे में 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और 50 से 60 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी इस दौरान दर्ज किया गया है। हरिद्वार में ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 30 वारंटी गिरफ्तार कर लिए हैं। एसएसपी नवनीत सिंह के निर्देश पर सभी थानों में विशेष अभियान भी चलाया गया, जिसके तहत पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में दबिश देकर आरोपियों को भी दबोचा है। कई मामलों में जुआ, आबकारी, आईपीसी और एनआई एक्ट से जुड़े आरोपी भी शामिल हैं। उधम सिंह नगर पुलिस ने एसएसपी अजय गणपति के निर्देश पर साइबर ठगों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है, जिसमें पुलिस ने जिले में 24 मुकदमे दर्ज किए हैं और 5 लोगों को इस दौरान गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस ने अब तक सैकड़ों संदिग्ध म्यूल अकाउंट्स भी चिन्हित किए हैं, जिनमें कई खातों को फ्रीज कराने की प्रक्रिया जारी है। पुलिस ने एक ही दिन में 5 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की है। जनपद उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा सैकड़ों ऐसे म्यूल अकाउंट्स जिसका उपयोग साइबर फ्रॉडस्टर्स द्वारा फ्रॉड की धनराशि का यूज करने हेतु किया जा रहा था, ऐसे सैकड़ों अकाउंट्स को जनपद उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा आइडेंटिफाई किया जा चुका है, जिसमें 24 ऐसे अकाउंट होल्डर्स के खिलाफ 24 मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज किए जा चुके हैं। 5 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा चुकी है। ये ऑपरेशन लगातार आगे जारी रहेगा। इस ऑपरेशन का मकसद ये रहेगा कि जो हेलीकॉप्टर बुकिंग चारधाम यात्रा में उसमें जो फ्रॉड्स करते हैं, जो पेंशनर्स हैं उनके पेंशन के पैसे के बारे में जो फ्रॉड करते हैं, और म्यूल अकाउंट्स का इसमें लगातार इस फ्रॉड्स के धनराशि को यूज करने हेतु उपयोग किया जा रहा था। ऐसे सभी म्यूल अकाउंट्स के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऋषिकेश में देहरादून रोड स्थित वन विभाग बैरियर के पास बीते मंगलवार रात नियमित चेकिंग के दौरान हरियाणा निवासी एक युवक के भागने और फिर पुलिस पर फायरिंग करने की बात सामने आई है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने जंगल में घुसकर गोली चलाई, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी को रुकने और आत्मसमर्पण करने के लिए भी कहा है, लेकिन उसने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसे घेरकर काबू में लिया और गिरफ्तार भी कर लिया है।
बार एसोसिएशन विकासनगर की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी ने विधिवत शपथ ग्रहण की है। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जिला और सत्र न्यायाधीश प्रेम सिंह खिमाल भी शामिल हुए। उन्होंने नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजय गुप्ता और सचिव मयंक गर्ग को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके बाद पूर्व अध्यक्ष चौधरी विजयपाल सिंह ने अन्य पदाधिकारियों को भी शपथ दिलाई है। इस दौरान नवनियुक्त अध्यक्ष संजय गुप्ता ने वकीलों की समस्याओं को जल्द समाधान का भरोसा भी दिलाते हुए जूनियर अधिवक्ताओं को प्राथमिकता के साथ आधार पर चैम्बर और इंश्योरेंस सुविधा उपलब्ध कराने की बात भी कही है। इसमें मैं नवनिर्वाचित सभी पदाधिकारियों को शुभकामना देता हूँ, इनके भविष्य की उज्जवल कामना करता हूँ। विकासनगर बार एसोसिएशन की भी बहुत बहुत प्रशंसा करते हुए कि उन्होंने बहुत बेहतरीन कार्य किया है इस वर्षों में। आगे भी जो है विकासनगर के जो है सम्मानित अधिवक्ता गण के लिए पूरी अपनी ईमानदारी से प्रमुखता से जो है कार्य करेंगे और वादकारी के हितों में काम करेंगे। जो भी ये विकासनगर आउटलाइन कोर्ट के अंतर्गत जो भी जुडिशरी से संबंधित जो भी कार्य हमसे संभव होगा, जिनकी सहयोग की जो गुजारिश होती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए हम तत्पर हैं, जो भी संभव होगा प्रयास करेंगे। हमारी जो कार्यकारिणी हम लोगों ने इस बात की शपथ ली है कि हम लोग बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सचिव या कार्यकारिणी के रूप में जितने हमारे लगभग 600 अधिवक्ता इस समय विकासनगर में हैं, हम लोग उनके लिए हर संभव जो जो उनकी आवश्यकताएं हैं, जैसे हमारे यहाँ अभी तक पूरे हिंदुस्तान के अंदर वकीलों के लिए कहीं इंश्योरेंस की व्यवस्था नहीं है, हम लोग प्रयास करेंगे हम हर अधिवक्ता को इंश्योरेंस दे सके। वैसे हमारी बार एसोसिएशन ऐसी एसोसिएशन है, हम हर अधिवक्ता किसी भी अधिवक्ता की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या कैसी भी मृत्यु, हम लोग उन्हें 5 लाख रुपए अपनी बार की ओर से देते हैं। साथ साथ हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है डकरानी में हमारे पास चैम्बर बनाने की, तो हम लोग बहुत जल्दी चैम्बर का निर्माण शुरू कर रहे हैं और सभी अधिवक्ताओं को, जितने हमारे अधिवक्ता डकरानी में प्रैक्टिस करते हैं, सभी को हम लोग जल्दी से चैम्बर मुहैया कराने का प्रयास करेंगे। उत्तराखंड के 4 धामों की पवित्रता को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ गई है। बद्री केदार मंदिर समिति यानी बीकेटीसी ने मंदिरों में गैर सनातनी लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगाने का जो ऐतिहासिक फैसला लिया है, उसे अब देश के सबसे बड़े धार्मिक पीठों में से एक ज्योतिष पीठ का भी साथ मिल गया है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इस फैसले को न केवल सही बताया है, बल्कि इसे सनातन धर्म की रक्षा के लिए अनिवार्य कदम भी करार दिया है। लेकिन इस पर अभी भी राजनीति जारी है। देवभूमि उत्तराखंड के गढ़गढ़ में भगवान बसते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से इन पवित्र धामों की मर्यादा को लेकर कई सवाल उठ रहे थे। इन सभी को देखते हुए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने एक बड़ा निर्णय लिया कि अब मंदिर में मुख्य परिसर और गर्भगृह में गैर हिंदू या गैर सनातनी लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस फैसले पर जहां कुछ गलियारों में चर्चा गर्म है, तो वहीं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने खुलकर इसका समर्थन, विरोधियों को कड़ा संदेश दिया है। नहीं, पहले क्या प्रवेश की कोई पहले सर्कुलर था, कोई अनुमति थी? ऐसा नहीं है। हिंदू मंदिर में हिंदू ही प्रवेश करेगा, हिंदू के अलावा क्यों प्रवेश करेगा? जो जिसकी जगह होती है वहाँ वही जाता है। विकलांग की जहाँ पर सीट बनी रहती है, जो आजकल कौन सा दिव्यांग जिसको आप लोग कह रहे हैं, दिव्यांग की सीट जहाँ लिखी रहती है वहाँ दूसरा कैसे बैठेगा? वहाँ दिव्यांग बैठता है। उसी तरह से जो चीज़ जिसके लिए बनी है वही रहता है। तो जब हिंदुओं के लिए कोई धार्मिक परिसर बना है, वहाँ हिंदू पद्धति के अनुसार दर्शन पूजन व्यवहार हो रहा है, तो वहाँ किसी और को आने की क्या जरूरत है? तो ये बहुत अच्छा निर्णय है और ये परंपरा ही रही है, कोई नई बात नहीं है। बस उस पर विशेष ध्यान दे करके उस बारे में सतर्कता बरतने के लिए जो नियम किया गया है, हम उसका स्वागत करते हैं। अगर वो सबके लिए हैं तो फिर कोई बात नहीं है, सब आओ। लेकिन अगर वो अमुक के लिए हैं तो अमुक को ही आना चाहिए। ये गंगा पवित्र धारा है, इस गंगा में स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, पुण्य की प्राप्ति हो जाती है, भगवान का दर्शन होता है, स्वर्ग में जाने का मौका मिलता है। ये सब बात जो मानता हो वही तो गंगा में स्नान के लिए आएगा। ये कोई तरण ताल थोड़े है कि आओ और कूद करके तैराकी सीखो। ये धार्मिक स्नान है, इसलिए इसमें जिसका विश्वास हो और जो उस विश्वास को औपचारिक रूप से स्वीकार कर चुका हो कि हाँ मैं इसी को मानूंगा, उसी को यहाँ आना चाहिए।
शंकराचार्य ने स्पष्ट किया है कि ये फैसला किसी के खिलाफ भेदभाव नहीं बल्कि धार्मिक मर्यादा का पालन है। उन्होंने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अधिनियम 1939 का हवाला देते हुए कहा कि मंदिरों के प्रबंध और धार्मिक कार्यों में केवल सनातनी लोगों की ही सहभागिता होनी चाहिए। गौरतलब है कि पीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी की अगुवाई में हुई इस बैठक में केदारनाथ और बद्रीनाथ सहित समिति के अंतर्गत आने वाले 47 मंदिरों में गैर सनातनी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मंदिर प्रशासन का तर्क है कि इससे न केवल सुरक्षा बढ़ेगी बल्कि धामों की आध्यात्मिक ऊर्जा भी सुरक्षित होगी। एक तरफ बीकेटीसी के इस फैसले को भर भर कर समर्थन मिल रहा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी इस फैसले का खुलकर समर्थन करती नजर आ रही है। ये वही कांग्रेस है जो पहले बीकेटीसी के गैर हिंदू प्रवेश पाबंदी के फैसले पर सरकार को घेरने का काम कर रहे थे और अब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का कहना है कि हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। इस फैसले से हमें क्या ही दिक्कत हो सकती है। चार धाम यात्रा में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर परम पूज्य शंकराचार्य जी ने कहा है कि जिनकी आस्था चारों धामों के प्रति नहीं है, हमारे मठ मंदिरों के प्रति नहीं है, ऐसे लोगों को वो वहां पर अगर प्रतिबंधित किया जाता है तो ये स्वागत योग्य कदम है। कांग्रेस पार्टी तो शुरू से कह रही है कि चार धाम यात्रा या मठ मंदिरों में दर्शनों के लिए वही व्यक्ति जाएगा जिसकी उन मठ मंदिरों और धामों के प्रति आस्था होगी और आस्था पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। ये हमारा संविधान भी कहता है। हमारे संविधान के अनुसार देश में हर व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार, श्रद्धा अनुसार पूजा पद्धति का अधिकार है और उसी अधिकार का प्रयोग करके हम मठ मंदिर में भी दर्शनों के लिए जाते हैं, गुरुद्वारे में भी दर्शनों के लिए जाते हैं, अन्य धर्म स्थलों में भी दर्शनों के लिए जाते हैं। ये आस्था का विषय है और आस्था के साथ जो है कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। ये मुख्य सवाल है और चारों धामों की पवित्रता बनी रहनी चाहिए, मठ मंदिरों की पवित्रता बनी रहनी चाहिए और जिनकी श्रद्धा धामों के प्रति हो, मठ मंदिरों के प्रति हो, उन्हीं को वहां दर्शनों के लिए जाना चाहिए। इसमें कोई विरोधाभास नहीं है और परम पूज्य शंकराचार्य जी और धर्माचार्य जो भी मार्गदर्शन हमें देते हैं, जो भी पथ प्रदर्शन सनातन प्रेमियों का करते हैं, निश्चित तौर पर उस पथ पर जो है सभी को आगे बढ़ना चाहिए, यही हमारा मानना है। ये तो साफ है कि शंकराचार्य के इस रुख ने उन तमाम आपत्तियों पर विराम लगा दिया है जो इस फैसले को लेकर उठाई जा रही थी। अब देखना होगा कि आने वाले यात्रा सीजन में प्रशासन इस व्यवस्था को जमीनी स्तर पर कैसे उतारता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। देहरादून में न जाने कितने लोग शादी समारोह के सीजन में परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। ईरानी अमेरिकी युद्ध के बीच लंबे समय से पूरे देश में एलपीजी और कमर्शियल गैस का संकट बना हुआ है। राजधानी देहरादून में गैस की किल्लत लोगों की टेंशन बढ़ा रही है। मसूरी के व्यापारी इंडियन गैस एजेंसी और कालाबाजारी का आरोप लगाकर धरने पर बैठने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ देहरादून में शादियों के सीजन में केवल 2 सिलेंडरों के सरकारी कोटे ने लोगों की रातों की नींद भी उड़ा दी है। अमेरिका और ईरान के बीच चले लंबे युद्ध के बाद प्रदेश में भी एलपीजी और कॉमर्शियल गैस के काले बादल लगातार मंडराते नजर आए। 13 लाख की आबादी वाली राजधानी देहरादून में गैस की कीमत लोगों की टेंशन बढ़ा रही है और साथ ही शादी समारोह में 4 से लेकर 8 सिलेंडर की डिमांड अब डीएफओ ऑफिस तक पहुंच चुकी है। लेकिन लोगों की चिंताएं तब और बढ़ गई जब सिर्फ वहां केवल 2 कॉमर्शियल सिलेंडर की अनुमति मिली। बाकी सिलेंडर कहां से आएंगे, इसको लेकर लोग काफी परेशान नजर आए। लेकिन 2 सिलेंडरों की अनुमति के लिए भी लोगों को हफ्ते भर ऑफिस के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। मेहमानों के लिस्ट में कटौती से लेकर खाने पीने के आइटम कम करने के बाद भी समस्या कम नहीं हो रही है। कई लोगों ने तो शादी में मिठाई न बनाने का फैसला किया है जिससे ये बोझ और कम हो सके। अधिकारियों के अपने तर्क हैं तो वहीं लोगों के अपने आरोप भी हैं। लोगों का आरोप है कि एजेंसियों में गैस पर्याप्त है लेकिन ब्लैक मार्केटिंग बढ़ गई है। 2 सिलेंडरों की आड़ में गैस एजेंसी गैस ना होने का बहाना बना रहे हैं। इतना ही नहीं, अब मसूरी में ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने इंडियन गैस एजेंसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संगठन का आरोप है कि छोटे व्यापारियों को दरकिनार कर रसूखदारों को गैस बांटी जा रही है। अध्यक्ष का आरोप है कि एजेंसी ना तो केवाईसी कर रही है और ना ही घरेलू उपभोक्ताओं को समय पर गैस दे रही है।
चेतावनी साफ है कि 9 अप्रैल को एजेंसी के सामने धरना होगा और अगर हालात नहीं सुधरे तो मसूरी से देहरादून तक पैदल मार्च किया जाएगा। गैस संकट पे जो इस समय पूरे विश्व में, पूरे देश में, प्रदेश में, हमारे शहर में है, उस संदर्भ में रखी गई। मसूरी में सर्वप्रथम हमारे जो मसूरी के रसोई गैस के उपभोक्ता हैं उन्हें बहुत काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। घर घर गैस नहीं मिल रही है, किसी की केवाईसी की प्रॉब्लम है, किसी के मोबाइल पे ओटीपी नहीं आ रहा है, किसी का कनेक्शन दुरुस्त नहीं है, इनएक्टिव है। तो इन सब बातों को लेकर हम 9 तारीख को एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से सभी नागरिकों को लगातार निरंतर रूप से रसोई गैस मिले, ये ऐसी हमारी मांग है। दूसरा बिंदु हमारा बहुत अहम बिंदु है कि जिन उपभोक्ताओं की केवाईसी नहीं हुई है, उनकी केवाईसी नहीं की जा रही है इंडेन द्वारा, उनकी केवाईसी की जाए। जिन उपभोक्ताओं के पास ओटीपी नहीं आ रहा है, इंडेन गैस खासकर, उनके पास ओटीपी की सुविधा या तो मैनुअल रूप में उनकी बुकिंग गैस की जाए या उनकी ओटीपी में कोई ना कोई ऐसा चेक किया जाए कि उनके ओटीपी आए, गैस बुक हो, समय पर गैस मिले, उपभोक्ता परेशान ना हो। इधर भारत गैस एजेंसी के स्वामी ने कहा कि गैस की कोई किल्लत नहीं है, जिसके पास बुकिंग नंबर है और पर्ची होगी, सिर्फ उसी को गैस दी जा रही है। देखिए जी, इस समय कंपनी के पास गैस बहुत है, कोई शॉर्टेज नहीं है गैस की, पर जैसा आदेश है कि 100% होम डिलीवरी होगी, उस वजह से कस्टमर पैनिक कर रहा है। कस्टमर कहता है कि मुझे जो है आज ज़रूरत है, पर हम कस्टमर के घर पे भिजवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके कारण हमारे को थोड़ा सा फेस करना पड़ रहा है कस्टमर का गुस्सा और कस्टमर की पैनिक। अगर कस्टमर थोड़ा सा हमारे को सपोर्ट करता है तो उसके घर पे गैस जा रही है, कोई गैस की शॉर्टेज नहीं है। इस समय बिल्कुल हमारी कंपनी की तरफ से, भारत पेट्रोलियम की तरफ से बंद है, डीवीसी बंद है और गैस खूब आ रही है। गैस की कोई शॉर्टेज नहीं है। कॉमर्शियल के लिए थोड़ा बहुत जो है शुरू में दिक्कत हुई, पर अब कंपनी जो है एसओपी के हिसाब से गैस हमारे को दे रही है और हम कस्टमर को सप्लाई कर रहे हैं। हमें कोई इस समय कॉमर्शियल में दिक्कत नहीं है, पर जिन कस्टमर की जिन्होंने हमारे यहाँ से लिए नहीं है कभी भी गैस, और वो हमारे कंज्यूमर हैं, उस समय उनको हम यही कह रहे हैं कि आप यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आओ या फ़ोन से बुक कराओ, आपको गैस आपके घर पे पहुँचेगी। अब इस बात में कोई दो राय नहीं है कि गैस आपूर्ति को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उसमें कुछ संदेह भी नजर आता है, लेकिन सरकार के अधिकारियों के द्वारा लगातार आम जनता को राहत देने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। अपर आयुक्त खाद्य PS पांगती के मुताबिक राज्य में गैस की कोई कमी नहीं है। सरकार ने प्रवासियों और छात्रों के लिए 5 किलो के छोटे सिलेंडर की व्यवस्था की है। अभी देखिए, पिछले कुछ दिनों में लाइनें लगभग कम हुई है। मैं पूरी तरह से खत्म हो गई है, मैं ये दावा नहीं करूंगा। कुछ जगहों पे कई बार इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, लेकिन आज की डेट में सभी जितने भी उपभोक्ता हैं, ये मैसेज तो उनको हो गया है कि गैस आएगी। ठीक है, 2 दिन 4 दिन 6 दिन के बाद आएगी, बट लोगों को ये आश्वासन है कि गैस घरों पे आ रही है होम डिलीवरी के बाद। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में गैस आपूर्ति और कीमतों से जुड़े अफवाहों पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि प्रदेश में गैस की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति सुचारू रूप से जारी रहेगी। नहीं, गैस की किल्लत देखिए केवल हमारे राज्य की या हमारे देश की नहीं है, ये विश्वव्यापी है। और इस समय में सभी लोगों को मिलजुल कर, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, हम लोग उसके वैकल्पिक जितने साधन हो सकते हैं, जितने रास्ते हो सकते हैं, उन सभी को अपना रहे हैं, उन सब मार्गों पर चल रहे हैं। 4 धाम यात्रा के लिए हम तैयार हैं पूरी तरह से। अब सरकार प्रशासन के दावे धरातल पर आम जनता की परेशानी कम नहीं कर रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि अगर स्टॉक की कमी नहीं है तो फिर आम आदमी को सिलेंडर के लिए दर दर क्यों भटकना पड़ रहा है? क्या नियमों की आड़ में वाकई में कालाबाजारी फल फूल रही है? फिलहाल व्यापारियों के अल्टीमेटम और जनता के गुस्से ने प्रशासन की टेंशन को बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।